नाजरीन, प्रोग्राम का नाम है खेल और खिलाड़ी। और बात हम करेंगे आज क्रिकेट पे कि पाकिस्तान की क्यों हार हुई है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के माया नाज जो हीरो हैं, सरफराज नवाज साहब। हम उनसे प्रोग्राम करते रहते हैं और जो उनके मशवरे होते हैं बड़े ही कारआमद होते हैं। लोग उनको सुन के महजूज होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा, सारी दुनिया फिक्रमंद रहती है, आप अपनी सेहत के बारे में बताइएगा। और पता चला था कि पाकिस्तान गए हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्या तब्दीली देखी, अपनी सेहत के बारे में बताइएगा जी। सेहत पहले से काफी बेहतर हुई है और पाकिस्तान में ज़कात शरीफ साहब ने वो जो मेरी पेंशन सेठी और दूसरे लोगों ने बंद की हुई थी पिछले 6-7 साल से, वो सारी क्लियर की है ज़कात शरीफ साहब ने, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बड़ा। और मैं पूरी कौम को कहता हूँ कि आप भी शुक्रगुजार ज़कात शरीफ साहब के इसलिए भी हों कि मेरी सेहत के एतबार से भी मुझे चलने में काफी तकलीफ है, और मैंने कुछ ऑपरेशन भी कराना है। एक टांग का हो गया है और दूसरी का अभी ड्यू है। तो लंदन में जो इंग्लैंड में ये जो यहाँ ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी जो अभी इन्होंने अपना हड़ताल की हुई है, इसकी वजह से ऑपरेशन अभी आगे हो गया है। लेकिन मैंने बोर्ड को रिक्वेस्ट की थी सेठी साहब के होते हुए कि मुझे अपना बोर्ड मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं प्राइवेट तौर पर करवा लूं। लेकिन उसका अभी खातिर का कोई जवाब नहीं आया। आखिरी दिन सेठी साहब ने कहा जी मैं तो अब फारिग हो गया हूँ, लेकिन मैंने ये आपकी प्रपोजल भेज दी थी। तो उसके बाद अब मैं दोबारा ये टेकअप करने लगा हूँ जनाब ज़कात शरीफ साहब से कि मेहरबानी फरमाकर मैं प्राइवेट ऑपरेशन कराना है। और जो मुझे पेंशन मिली थी वो तो मैंने 60 लाख रुपया जो वकला थे, 10-12 मेरे जो केस पुराने चल रहे थे बोर्ड के खिलाफ दूसरे लोगों के, क्रिकेट बोर्ड के रूल से, तो उनको मैंने अभी वापस किए हैं वो जो मेरी तरफ ड्यू थे। तो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जी। अच्छा, तो नहीं, पेंशन जो बकाया है वो तो देते रहेंगे, या बस उन्होंने के मुक मका करके कह दिया कि बस अब जिनी जड़ी देनी सी दे छड़ी जे। नहीं, वो तो मंथली पेंशन इंशाल्लाह मिलती रहेगी। अच्छा। अपना ये तो क्रिकेट बोर्ड की मेहरबानी है, तमाम प्लेयरों को लाइफ टाइम के लिए मिलती है। और उसके बाद अगर प्लेयर फौत भी हो जाए तो फिर उसकी वाइफ को ये कंटिन्यू करते हैं। मैं कहूंगा कि ये बड़ा जबरदस्त बोर्ड का फार्मूला है जी। कौन से प्लेयरों को जो कौमी सतह पर खेले हों, या नामवर खिलाड़ी हों, या हर किसी जो खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में खेल चुका है उसको ये सहूलियात मिलती हैं? पहले तो है कि टेस्ट प्लेयर को मिलती थी, अच्छा। चाहे एक टेस्ट खेले या 100 टेस्ट खेले, अच्छा। वो उनका कैटेगराइज किया गया था हम्म। कि कितनी कितनी किसको मिलनी है। हम्म। उसके बाद अब मौजूदा जो चेयरमैन ज़कात शरीफ साहब आए हैं, इनके व्यूज मुख्तलिफ हो गए हैं। इन्होंने और एडिशन कर दी है कि जो फर्स्ट क्लास प्लेयर भी हैं उनके लिए भी हम ये कोशिश करेंगे कि उनको भी इस तरह पेंशन मिले रिटायरमेंट के बाद। तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। और कोई प्लेयर बिल्कुल इतना अच्छा होता है कि वो टेस्ट मैच में उसकी जगह नहीं बनती, लेकिन मुल्क के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने बड़ी परफॉर्मेंस की होती है। तो मैं कहूंगा कि ये जितना जल्द हो जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि कई प्लेयर मैंने देखे हैं कि बेचारे अपना क्रिकेट खत्म के बाद कोई जॉब भी इतना नहीं होता, और उसके बाद फिर दवाइयों के ऊपर भी आ जाते हैं हम्म। जो उनके पैसे भी नहीं होते। इस तरह कई प्लेयर मैंने देखा है कि दवाइयां ना मिलने की वजह से भी वफात पा गए जी। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि हुकूमत भी करती है और अवाम भी कुछ ना कुछ हमदर्दी करती है, तो लेकिन प्लेयर बाज दफा क्या वजह है कि हार जीत तो है, लेकिन हार भी जरा लड़ाई के साथ होनी चाहिए ना। क्या देखते हैं हालिया जो कप हुआ है, एशिया कप, पाकिस्तान की हार की क्या वजह बनी है, और कौन सी टीम ऐसी है जो उभर के सामने आई है जी? देखें, पाकिस्तान टीम की मेन वजह तो फिजिकल कंडीशन थी जी। कि पाकिस्तान के जो दो मेन बॉलर हारिस रऊफ और उसके बाद नसीम शाह अनफिट हो गए।
मिडिल ऑफ द मैच ही हो गया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम को 5 चेंजेस करनी पड़ी एक टीम के अंदर। और किसी टीम में अगर ओवरनाइट आप 5 चेंजेस कर दें तो कॉम्बिनेशन बनाना भी इतना आसान नहीं होता। फिर जो की फास्ट बॉलर हैं जिनके ऊपर आपकी टीम ज्यादा चल रही होती है वही टीम में ना हो और नए बॉलर आ जाएं जिनकी ना प्रैक्टिस होगी ना कुछ, तो इस तरह ये नुकसान तो हुआ है। जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि मेन वजह यही थी कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी फाइनल के लिए। और उसके ये मेन वजह मैं कहूंगा जी। तो मौसम को भी आड़े हाथ लेंगे कि मौसम ने भी वफा नहीं की, जिसकी वजह से श्रीलंका में कहते रहे कि मौसम खराब रहेगा, जगह चेंज कर दें, क्योंकि आप तो पूरी दुनिया में घूम फिर के क्रिकेट खेले हैं। तो मौसम के बारे में बताइएगा, इसका मैच पे या खिलाड़ियों पे क्या असर पड़ता है? देखें, ये जब ऑर्गेनाइज किया गया था तो उस वक्त नजम सेठी साहब ये चेयरमैन थे मैनेजमेंट कमेटी के, जो भी कह लें, उन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज कर चुके थे। और उसके बाद वो तो आपको पता ही है कि उन्होंने जो प्लान किया कि 4 पाकिस्तान में मैचेस होंगे बाकी श्रीलंका में। तो ये नोइंगली सारी दुनिया ने कहा, मैंने भी बड़े बयान दिए कि ये सितंबर में मानसून सीजन होता है अपना श्रीलंका में और बारिशें हैं, तो बेहतर है कि उस वक्त ये मैच कहीं और मुल्क में ले जाए। तो लेकिन नजम सेठी ने ये जरूर कहा था कि इसको इंग्लैंड में करवा लें या कोई और मुल्क का पता नहीं नाम लिया कि नहीं, पाकिस्तान का क्या होगा। तो लेकिन ये शाह जो है इंडियन का करता धरता, वो नहीं माना इसके ऊपर। उसने कहा कि हम कराने श्रीलंका में आना। श्रीलंका भी कह रहा था कि बारिशों का मौसम है, लेकिन वो जो दूसरा मामला था कि श्रीलंका को फाइनेंशियल बेनिफिट देना है और फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल करना है, तो ये भी एक वजह थी कि उनको फेवर करना चाहता था ये शायद इंडिया का जो एक अपना मैं कहूँगा जिद करने वाला ऑफिशियल है जी। तो अब बताइएगा कि इंडिविजुअल तौर पे लेंगे या पूरी टीम नई कारकर्दगी सही तरह दिखा सकी? और बाबर आजम बड़े बुझे बुझे हैं, जब आखिरी बाल पे स्कोर बने हैं तो उनका चेहरा तो उतर गया है कि होता है, वैसे कैप्टन भी हैं और जो सोच के गए थे वो हुआ भी नहीं। तो क्या देखते हैं फिर इंडिविजुअल की क्या क्या गलतियां हुई हैं? ये ठीक आपने कहा कि जो सोच के गए थे बाबर आजम नहीं, पूरी टीम और पूरी कौम ही ये सोच रही थी कि पाकिस्तान इस दफा डेफिनेटली इंशाल्लाह ये अपना एशिया कप जीत के आएगी और कप पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में आएगा पीसीबी में। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हाफ एज ये जो पाकिस्तान टीम की फिजिकल कंडीशन ऐसे हो गई और उसके बाद एक मैं मैच कहूंगा कि ऐसे डिजाइंड मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान के बॉलर ऐसे लग रहे थे कि ये बॉलर ही नहीं है और पता नहीं क्या हो गया एकदम कि बॉलिंग जो की वो ऐसे वाइड और लेग स्टंप के बाहर ऑफ स्टंप के बाहर इस तरह की जो चीजें देखने में आई है। इसका सुना है कि एक टीवी के ऊपर चैनल के ऊपर किसी ने इसके ऊपर बताया भी है कि तो 1-2 प्लेयरों की कैप्टन की आपस में मुंहमारी हुई है। अच्छा। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि कंट्रोल कर लिया गया है और उसके बाद अब वर्ल्ड कप आना है, इसके ऊपर तमाम सोचें पड़ी हुई हैं कि क्या किया जाए। तो वर्ल्ड कप के बारे में आपकी क्या एडवाइस है उसके लिए, चेयरमैन साहब के लिए, क्रिकेट बोर्ड के लिए, खिलाड़ियों के लिए? पहले तो मैं एक आदमी के लिए नाम लेके बात करना चाहता हूँ जो नजम सेठी का और शेख एक शेख साहब हैं अपना काला नाग इस्लामाबाद का। अच्छा। उसके खास चमचे बने हुए हैं अपना राशिद लतीफ साहब। वो आजकल बयान दे रहे हैं जी कि प्लेयर थक गए थे। उससे पहले फिर वो चेयरमैन को मिलने गए खुद रिक्वेस्ट करके, फिर आके कहा जी कि मैं कोई होता एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस तरह की वाहियात बयान देते रहे हैं और ये एक किस्म का पहले भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग करता रहा। एक दिन बयान देता था कि जुआ हो गया फलान हो गया, मैं पर्दा इंकशाफात करूंगा, तो अगले दिन कुछ भी नहीं। ये कई साल ऐसे ही ब्लैकमेलिंग करके बोर्ड से फायदे लेता रहा और उसके बाद अब इस्लामाबाद में
सेटल हो गया है, और ये जो काला नाग है इसका उस्ताद बना हुआ है, और उसका उस्ताद नजम सेठी है, जो अपना बकौल आर्मी चीफ, जो एक्स आर्मी चीफ थे जनरल बेग साहब, और आईएसआई के चीफ जो थे, उन्होंने इराक का एजेंट इसको करार दिया हुआ है। अच्छा। और मुझे हैरानगी है कि ये पाकिस्तान की हाई ऑफिशियल में कैसे आता है, और इसके होते हुए जुआ भी काफी हुआ है, जो अखबारात में काफी वाज़ह तौर पे आया भी है। और उसमें ये भी आया था एक मैच में, ही वॉज इन इंडिया, बुक मेकर के घर में ठहरा था, इसी के अखबार में, अपना फ्राइडे टाइम्स में ये छपा था। इसने आज तक तस्दीक नहीं की। उसके बाद फिर एक और दो अखबारों में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि इसने बड़े फ्रॉड किए हैं पीसीएल में, जो पिछले दिनों ये था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, और बंगली की हुई है, उसका ये अखबार में वाज़ह छपा भी है। इसने किसी को चैलेंज नहीं किया। तो इस तरह के लोगों को, और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ ने इसको एंटी स्टेट एक्टिविटीज के ऊपर गिरफ्तार किया, छितरपोला भी किया। तो उसके बावजूद इसको फिर गले लगाते हैं। पता नहीं इसके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। अच्छा, गिद्दड़ सिंगी समझते हैं आप? हाँ जी, ठीक है। गिद्दड़ सिंगी, हाँ जी, ठीक। गिद्दड़ सिंगी का बताएं मुझे क्या चीज है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी इस मैच में या इस कप में भी कहीं ना कहीं जुआ चला है, क्या आप कहते हैं? क्योंकि आप तो इस मामले में अच्छी तरह तह तक पहुंचते हैं। श्रीलंका और जो इंडिया का मैच हुआ है, तो ये तो एकतरफा मैच हो गया, इसमें जुए का खतरा है? नहीं, श्रीलंका के खिलाफ तो मेरा नहीं ख्याल जुए का खतरा है। ये तो पाकिस्तान की टीम की जो 5 चेंजेस हुई हैं, उसी की वजह से मेरा ख्याल है कि कॉम्बिनेशन नहीं बना, और पाकिस्तान की बॉलिंग भी ज्यादा मजबूत नहीं रही। उसके बाद फिर टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, बीच में टर्न भी थी, लो बाउंस भी था, और नमी भी थी। तो उसका पहले 20-25 ओवरों में श्रीलंका ने पूरा फायदा उठाया। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ स्कोर किया, लेकिन 250 स्कोर इतना कम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि जो पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी पुअर रही है। जी। देखें, फील्डिंग में ही मैच जीते जाते हैं। अच्छा कैच कर लो, अच्छा रन आउट कर लो, लेकिन दोनों चीजों का फुकदान रहा है। ये 2 प्लेयर जो स्कोर करके गए हैं, ये अर्ली ऑन एक रन आउट भी था बहुत बड़ा, वो मिस हुआ। उसके बाद कॉट बिहाइंड मिस हुआ, वो फिर 90 स्कोर कर गया। उसके बाद आखिर में एक और बैड लक हुई कि 8 रन चाहिए थे, और उसमें एक एज निकला जो स्लिपों में से 4 रन हो गए, वरना तो लग रहा था कि पाकिस्तान हैज कम बैक और शायद ये मैच जीत ले। अच्छा। लेकिन बैड लक, कुदरत के जो काम है उसको क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब इंडिया और श्रीलंका का जो मैच हुआ, इसमें कुछ चला है? क्योंकि इंडिया श्रीलंका तो ढेर हो गया एकदम। देखें, इससे पहले तो एक मैंने बात की थी मजाक के तौर पे कि इंडिया जो मैच है बांग्लादेश से जो हारा है, वो उन्होंने अपना रेट बढ़ाने के लिए मैच आ रहा है, ताकि श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हो उनका रेट बेहतर हो जाए श्रीलंका का, और कुछ जुआरियों को फायदा हो। तो इस वजह से उन्होंने मैच, मेरा ख्याल है जो हारे हैं बांग्लादेश से, इसी की वजह से लोग कहते हैं कि ये अपना रेट बढ़ाने के लिए मैच आ रहे हैं। तो लेकिन अगला मैच आप देख लें, 50 ऑल आउट, और पूरा मैच भी मजा नहीं आया देखने का। तो लोएस्ट एवर स्कोर हो गया ये। तो इसका आप क्या कह सकते हैं जी? चलिए, अब आखिर में थोड़ा सा ये दिलचस्पी का मूजब होगा तमाम नाजरीन के लिए, पाकिस्तान में कितनी देर बाद गए और कहाँ कहाँ सैर की के घर में रेस्ट ही करते रहे? देखें, पाकिस्तान में गया हूँ 6 साल के बाद जी। और उसके बाद अपना मैं जो वहाँ गया हूँ तो लाहौर में सीधा गया था जी। तो उसके बाद फिर लाहौर में मैंने ये क्रिकेट बोर्ड्स के ऑफर की हुई थी कि मैं 3-4 हफ्ते लाहौर में रहूंगा, और उसके दौरान मैं 2-3 हफ्ते ये क्रिकेट बोर्ड के जो फ्यूचर फास्ट बॉलर हैं उनकी कोचिंग करूंगा। अच्छा। तो उनके में जो फास्ट बॉलर की जो देखा है तो मुझे तो बड़ा अपना अफसोस हुआ है कि एक तो उनके
रन अप तो ठीक थे, जी। लेकिन फिनिशिंग डिलीवरी जो है बॉल की, अच्छा। वो उनकी मेरा ख्याल है कोई खातर का नहीं थी जो फिनिश होना चाहिए। जी। वो उनका जो फ्रंट फुट था वो लेफ्ट की तरफ चला जाता था, हेड हम्म। डाउन हो जाता था, हम्म। और जो आर्म है वो सर से दूर चला जाता था। मतलब ये समझने वाले समझते हैं, जी। इससे फिर वो निखार नहीं आता, और गेंद हर गेंद जो आप जिस स्पॉट पे करना चाहते हैं वो भी नहीं होता। वो फिर मैंने उनको ऑन टेलीविजन के ऊपर ये सारा वीडियो लिंक के ऊपर समझाया है। अच्छा। और जो कोचेज थे वहाँ दो क्रिकेट बोर्ड के रॉय इफ्तिखार साहब थे और एक एतजाज साहब थे, और उसके बाद फिर फीमेल का भी कुछ जो लाहौर की फीमेल थी अपना उनका एक्शन उक्शन देखा, उनको समझाया। अच्छा। वो तो आ गई थी अपना, जो उनके वो अपना कोच भी उनका मौजूद था वहाँ। तो ये सारी चीजें मैं करता रहा हूँ, लेकिन इसका मैंने कोई उजरत नहीं ली, इसका मैंने कोई अपना चार्ज नहीं किया, अच्छा। क्योंकि ज़कात शरीफ ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की थी कि पिछले 6-7 साल से मेरी जो पेंशन बंद थी उन्होंने सारे मामला क्लियर किए। तो इन रिटर्न मैंने ये सारा ऑनरी बेस पे किया है। तो उसके बाद मैं एक बॉलर को वहां देखा है जो मेरे ख्याल में कि फ्यूचर का पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर आ सकता है। तो कौन से बॉलर है वो? वो उस बॉलर का नाम ये है मेरा, ये भी मैं देख रहा हूँ कहाँ गया है, अरशद इकबाल। अच्छा। अच्छा। अरशद इकबाल का मैं ये कहूंगा कि इसको कंसिडर करना चाहिए। ये काफी टॉल भी है, जिम्बाब्वे के रिसेंट टूर के ऊपर मैं इसको देखता भी रहा हूँ, हम्म। एंड ही वाज बॉलिंग वेल, काफी शार्प भी है, ठीक। और मैं कहूंगा कि यंग अपकमिंग भी है। इसको कंसिडर करना चाहिए किसी जगह पे, जी। क्योंकि ये वसीम वगैरह जूनियर, मोहम्मद वसीम जूनियर, ऐसे जो एक दो बॉलर हैं उनसे करोड़ दर्जे में कहूंगा बेहतर है, और ठीक। फ्यूचर और पाकिस्तान भी है। दूसरा मैं कहूंगा कि जो अनफिट प्लेयर बैठे हुए हैं वहाँ, हम्म। उनका मुझे नहीं समझ आती कि उनका क्या पोजीशन है वहाँ। हसनैन है, उसके बाद फिर ये अब इसका क्या बनेगा जो आपका मेन बॉलर है नसीम शाह, जी। जी। इसकी अभी पता नहीं कि इंजरी है क्या। जी। उसके बाद फिर रऊफ जो है उसकी वो साइड इंजरी हो गई है, जी। उसका भी अभी तक कोई पता नहीं कि वो फिट है या इंजरी, क्योंकि ये साइड इंजरी 6 से 8 हफ्ते लेती है जी। अगर वो इंजरी ऐसी है। क्योंकि एक दफा मुझे भी लंदन में टेस्ट मैच में हुई थी, और 6 से 8 हफ्ते लगे थे अच्छा। इसकी बेहतर होने के लिए। तो अब उसका भी नहीं पता। तो उसके बाद वसीम जो है, वसीम जूनियर, हम्म। उसकी जो आखिरी मैच में बॉलिंग देखी है, वो तो ऐसे नॉन क्रिकेटर लग रहा था हम्म। कि जैसे उसकी बॉलिंग ही नहीं है। तो इस तरह का मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल है। उसके बाद फिर राइट आर्म लेग स्पिनर जो काफी कामयाब होते हैं इंडिया में और इस तरह की पिचों पे, तो वो भी पाकिस्तान का भी डिस्प्यूट पड़ा हुआ है कि किसको लेके जाना है, अबरार को लेना है या उसामा मीर को लेना है जी। या कोई और है। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं, और चेयरमैन साहब इसको बड़ा करीबी से गौर से देख रहे हैं, हम्म। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी एक मजाक कमेटी है। हम्म। उसमें जो मिकी आर्थर वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वहां से सिलेक्शन करेगा, और पाकिस्तान में टीम पाकिस्तान में है। हम्म। उसके बाद वो श्रीलंका में भी 2 दिन गुजार के वापस चला गया था। जी। उसके बाद ब्रैंडन है इनका एक अंग्रेज, हम्म। और उसके बाद एक और तमाशा इन्होंने किया, नजम सेठी ने जो ये कमेटी बनाई हुई है, एक एनालिस्ट को इन्होंने वो सिलेक्टर बना दिया। अच्छा। अब आप देखें, इतने पाकिस्तान में कोच मौजूद हैं, इतने पाकिस्तान में जो पास्ट में सिलेक्टर रहे हैं, इतने नाम के लोग हैं, तो ये एनालिस्ट को आप सिलेक्टर बना दिया, ये 3 आदमियों की कमेटी। लेकिन चेयरमैन साहब ने फौरी तौर पे ज़कात शरीफ साहब ने इंतजाम को इनका हेड बना दिया है। जी। और मेरा ख्याल है इंतजाम के साथ और 2 रुकन भी रखने चाहिए थे, जो एक अपना शुएब मोहम्मद मैं कहूँगा कराची से, और एक उमर गुल जी। केपी से। ये 3 आदमियों की कमेटी मजीद बढ़ा देनी चाहिए,
ताकि ये जो लंदन में बैठा हुआ है वो तो टीम के पास है ही नहीं, ताकि ये अपनी तरह की टीम ये फॉर्म करें। जी बहुत शुक्रिया, लेकिन खतरात आखिरी 1 मिनट में बता दीजिएगा, खतरात मुंडला रहे हैं वर्ल्ड कप में, क्योंकि उसमें तो चोटी की टीमें होंगी, तो क्या खतरात मुंडला रहे हैं? ये हेडलाइन है हमारी। देखें, ये तो अगर हमारे फिजिकल कंडीशन की प्रॉब्लम ना हुई और ये नसीम शाह और उसके बाद रऊ फिट हो गए, फिट रहे, तो उसके बाद शाहिन शाह, इस तरह ये हमारे, और उसके बाद शादाब का डाउटफुल हो रहा है कि ही इज आउट ऑफ फॉर्म। उसमें मैं कहूंगा कि जो अपना कैप्टन सिर्फ अनाउंस किया जाए, वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं करना चाहिए। मैं चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑन द टूर जो सीनियर मोस्ट हो वो सैंक्शन हो के इशू टेक ओवर, अगर कैप्टन को कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, वरना तो कैप्टन ही काफी है। और शादाब का ये है कि आउट ऑफ फॉर्म भी है और वाइस कैप्टन को फिर बाहर निकालेंगे, वो एक और इशू बनता है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ कैप्टन अनाउंस करके भेजें, और साथ इनके मेरा ख्याल है कि ये जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और उसके बाद दो जो दूसरे आदमी मैंने कहा है, उमर गुल और शुएब मोहम्मद, ये 3 आदमियों की कमेटी बना के इनको भी साथ भेजना चाहिए, क्योंकि हेड कोच उसका जो लंदन बैठा हुआ है डार्बी शहर में, उसकी जरूरत ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि उसने टीम को एशिया कप में बट्रे किया है, और इस ऐसे बट्रे करने वाले को। और दूसरा भी आप देखें कि पाकिस्तान टीम तो है एक हारी है, और दूसरा जो डार्बी शहर की टीम है तो कई टूर्नामेंट में 9 में से 8वें नंबर पे आई हुई है। ये कोच का हाल है विकी आर्चर का। और एक और ओडीआई में उनका जो कप है, वनडे कप, उसमें भी 50 ओवर का, उसमें भी 8 में से 6ठे नंबर पे है जी। तो ऐसे आदमी के साथ भेजे, तो मेरा ख्याल है कि ये सिलेक्शन कमेटी को साथ भेजे, ताकि जो बाबर आजम के ऊपर जिम्मेदारी है उसके ऊपर कुछ मशवरे करने वाले लोग मौजूद हो जिनको पाकिस्तान में इंटरेस्ट हो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी अच्छी तजावीज़ दे रहे थे सरफराज नवाज साहब यूके में आजकल, और इन्होंने साहब पाकिस्तान भी गए हैं, वो हालात बताए हैं, बॉलर के हालात बताए हैं, फिटनेस की जो प्रॉब्लम है वो बताई हैं, और सिलेक्शन कमेटी और दूसरी चीज़ों पर इन्होंने बताया कि किस तरह में करना चाहिए, तब हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेके अच्छी पोजीशन पे आ सकेंगे, बल्कि जीत सकेंगे। आपका शुक्रिया, मैं आपसे दोबारा प्रोग्राम करूंगा। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी आपका, थैंक यू।